नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ चल रही थी और इसी सीरीज़ में हमने 11 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। ये इसी सीरीज़ की 12वीं क्लास है। दोस्तों, आज की क्लास में हम अधिगम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हेडिंग लगा सकते हैं अधिगम। अदरवाइज आप इन नोट्स को हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं, जिनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, आप करते हैं स्टार्ट। सामान्य शब्दों में हम लोग सीखना को अधिगम मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक शब्दों में केवल सीखना अधिगम नहीं है, बल्कि सीखे हुए ज्ञान का हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। दोस्तों, कुछ फैक्ट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उनको अपन आराम से समझेंगे, और कई जगह पे इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा है, उनको अपन थोड़ा सा फास्ट देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि सीखे हुए ज्ञान का हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। एक व्यक्ति दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों एवं परिस्थितियों से गुजरता है। उनमें से कभी कभी कुछ कार्य या परिस्थितियाँ ऐसे अनुभव दे जाती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी हो जाते हैं। ये स्थायी हो जाने वाले अनुभव ही अंतिम रूप से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते हैं, जो अधिगम कहलाता है। यानी कि केवल सीखना ही अधिगम नहीं है, बल्कि किसी भी व्यवहार को स्थायी रूप से सीखना ही अधिगम कहलाता है। सार्टेन का कथन है, देखिए, प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला जो परिवर्तन है वही अधिगम कहलाता है। किसके अनुसार है? सार्टेन के अनुसार। इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, 4-5 परिभाषाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी हैं और यहाँ से लगभग एक प्रश्न बनने की संभावना भी होती है रीट में। किस किस के अनुसार है? वुडवर्थ के अनुसार, स्किनर, गिलफोर्ड, गेट्स और अपना क्रो एंड क्रो। ये 5 परिभाषाएं आपको एज इट इज़ याद करनी है। चलिए इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले याद करना है हमें वुडवर्थ को। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। स्किनर के अनुसार उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है, यानी कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। और तीसरी परिभाषा जो है वह है गिलफोर्ड के अनुसार। व्यवहार के कारण आने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यानी कि गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। 3 परिभाषाएं: नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया, वुडवर्थ; उत्तरोत्तर अनुकूलन, स्किनर; व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड। ओके दोस्तों, अब अपन बात करते हैं गेट्स। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। किसके अनुसार? गेट्स के अनुसार। यानी कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, गेट्स। क्रो एंड क्रो के अनुसार नया ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 कौवे कितनी बातें बता रहे हैं? 3 बातें बता रहे हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार नया ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति, यानी कि आदत ए, अभिवृत्ति को भी ए से, और ज्ञान मतलब ज्ञान जे से, यानी कि आज 2 कौवे 3 बातें बता रहे हैं। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार नया ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नवीन ज्ञान, अभिवृत्ति का अर्जन, वुडवर्थ; उत्तरोत्तर अनुकूलन, स्किनर; व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड; और अनुभव एवं प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन, गेट्स। ठीक है, ज्ञान, आदत, अभिवृद्धि, इन सब का अर्जन अधिगम कौन कहलाता है? किसके अनुसार कहलाता है? क्रो एंड क्रो के अनुसार कहलाता है। अब बात करते हैं अधिगम की विशेषताएं। दोस्तों, यहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? यहाँ से आपसे 4 स्टेटमेंट देगा और पूछेगा अधिगम के संदर्भ में असत्य कथन को छाटिए। ठीक है, तो आपको अगर ये सारी परिस्थितियाँ याद हैं तो आप निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो देखिए, अपन एक एक को बात करते हैं। सीखना ही अधिगम है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करता है। ये किसके अनुसार है? वुडवर्थ के अनुसार। आदतों के निर्माण की प्रक्रिया ही अधिगम है, बिल्कुल है। अनुभवों का अधिगम अनुभवों का संगठन है, बिल्कुल।
अनुभव व प्रशिक्षण का परिणाम ही अधिगम है, बिल्कुल किसके अनुसार, गेट्स के अनुसार। अधिगम कार्य व उत्पादन है, अधिगम अनुकूलन है, विशेष परिस्थितियों की उपज है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनअधिगम भी अधिगम है, ठीक है। तो वो आपसे क्या देगा, देखो मैं बताऊँ आपको, 4 ऑप्शन देगा इनमें से, है ना। जैसे दे देगा कि अधिगम निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अनअधिगम ही अधिगम है ना। यह एक कोई भी गलत दे देगा, ठीक है। लेकिन अपन वहाँ क्या देखते हैं कि इसको गलत कर जाते हैं, अनअधिगम ही अधिगम है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है ये। अगर किसी भी परिस्थितियों को हम करते हैं और वहाँ पर हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है तो ये भी एक तरीके का अधिगम है, ये भी एक तरीके का अनुभव हमें वहाँ से मिला है, ठीक है। तो अनअधिगम भी अधिगम कहलाता है, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो आप 3 बातों को ध्यान रखेंगे इसमें मुख्य रूप से, अनअधिगम भी अधिगम है, सार्वभौमिक प्रक्रिया अधिगम है, और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यानी कि सतत प्रक्रिया है, ठीक है। आगे, सीखने के प्रकार, अधिगम की प्रतिक्रियाएं या सीखने की क्रियाएं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ से यदा कदा एक प्रश्न बन जाता है जिनको मैंने नीचे हाईलाइट कर रखा है। देखिए, सामान्य कोई व्यक्ति या बालक किसी विषय वस्तु को सीखता है तो उसमें अलग अलग प्रकार के व्यवहार प्रकट होते हैं। उनके अनुसार सीखना निम्न प्रकार का हो सकता है। मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है। एक तो विराम अविराम सीखना। विराम से अभिप्राय उस सीखने से लगाया जाता है जिसमें बालक किसी भी पाठ को पढ़ते समय बीच बीच में रुक जाता है। यह विधि उस समय श्रेष्ठ होती है जब पाठ बड़ा हो तथा सीखने के लिए समय प्राप्त हो। जबकि कभी कभी एक बालक बिना रुके लगातार सीखता है। यह उस समय संभव है जब पाठ छोटा हो और सीखने के लिए समय भी कम हो। वैज्ञानिक यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर दोनों ही प्रकार से सीखना परिस्थितियों के अनुसार श्रेष्ठ व कम श्रेष्ठ हो सकता है, यानी कि ये स्थिति पर डिपेंड करता है दोस्तों। एक होता है पूर्ण व अंश से सीखना। जब एक बालक किसी पाठ को एक ही बार में पढ़कर तैयार कर लेता है तो वह पूर्ण पाठ सीखना होता है। और यदि बालक उस पाठ को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर एक एक भाग को सीखते हुए आगे बढ़ता है तो वह अंश में सीखना होता है। इसे अपन कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर सीखना, पूर्ण व अंश में सीखना। सार्थक या साभिप्राय सीखना व प्रासंगिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब एक बालक या व्यक्ति किसी विषय वस्तु को अभिप्राय सहित सीखने का प्रयास करता है अथवा विषय वस्तु को समझते हुए आगे बढ़ता है तो वह एक सार्थक सीखना कहलाता है। और यदि कोई जानकारी किसी प्रसंगवश हो जाती है यानी कि ऑटोमेटिक हो जाती है तो उसे प्रासंगिक सीखना कहलाते हैं। देखिए अब इसमें से प्रश्न क्या बनेगा, निम्न में से ऐसे पूछेगा वो, निम्न में से कौन सा सीखना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो आपको वो 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना है सार्थक रूप से सीखना ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। तो मैं तीनों को एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, विराम अविराम सीखने का मतलब होता है जब बच्चा लगातार सीखता है, बिना रुके हुए सीखता है तो वो हो जाता है अविराम, और रुक रुक के सीखता है तो वो हो जाता है विराम से सीखना, ठीक है। दूसरा रहता है पूर्ण व अंश में सीखना। जब किसी पाठ को लगातार कंप्लीट कर लेता है तो पूर्ण रूप से सीखना होता है। जब किसी पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ता है तो वो अंश में सीखना होता है, ठीक है। और एक होता है सार्थक या सह-अभिप्राय सीखना या प्रासंगिक सीखना। दोस्तों जब भी बच्चा किसी भी विषय वस्तु को अगर उसके अभिप्राय सहित, उसके अर्थ सहित समझकर, अर्थ को समझते हुए अगर सीखता है तो उसे सह-अभिप्राय सीखना या सार्थक सीखना कहलाता है। या कई बार कोई भी काम जो है या कोई भी अनुभव जो है या कोई भी सीखना प्रसंगवश हो जाता है, ऑटोमेटिक अपने आप घटित हो जाता है, तो भी इसे प्रासंगिक सीखना कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको बताना है कि इनमें से सार्थक कौन सा होगा। तो जो अर्थ सहित सीखना होता है यानी कि सार्थक जो सीखना होता है वो इनकी अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम बात करते हैं, अधिगम ग्रहण के प्रकार। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, अधिगम ग्रहण के प्रकार बताए किसने हैं। तो अमेरिकी विद्वान थे जिसका नाम था डेविड आशुबेल। इनके अनुसार ग्रहण के 4 प्रकार हो सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिकी विद्वान डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम ग्रहण का प्रकार नहीं है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। इनमें से कोई भी एक मिस करके कोई भी अलग से जोड़ देगा, तो आपको ये चारों याद होने चाहिए। पहला है जिसमें अभिग्रहण। अभिग्रहण का मतलब होता है दोस्तों एज इट इज़ ग्रहण कर लेना। जब एक बालक के सामने किसी विषय वस्तु को प्रेषित किया जाता है
और वह बालक उस विषय वस्तु को बिना अर्थ समझे वैसी की वैसी स्मरण कर लेता है तो इसे कहा जाता है अभिग्रहण करना। जैसे हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीर्थ। दोस्तों अपन इसको क्या करते हैं, रट लेते हैं, एज इट इज याद कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। लेकिन सही मायने में अगर हमें हनुमान चालीसा का अर्थ पूछा जाए तो सही मायने में हमें उनका अर्थ पता नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो सीखना होता है, जब बच्चा किसी भी विषय वस्तु को एज इट इज ग्रहण कर लेता है तो इसे अपन कहते हैं अभिग्रहण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली हम बात करते हैं अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। जब एक बालक को स्वयं प्रेरित होकर खोज करते हुए सीखने का अवसर दिया जाता है तो यह अन्वेषण ग्रहण करना कहलाता है। इस प्रकार का ग्रहण करना सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। यानी कि बच्चे को एक खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है और वो अपने हिसाब से खुद मोटिवेट होकर, खुद प्रेरित होकर कोई ना कोई खोज करते हुए सीखने का प्रयास करता है। तो ऐसी स्थिति में वो सीखा गया परिणाम जो है स्थायी रूप से उसके व्यवहार में ढल जाता है। तो इस प्रकार से सीखना जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तीसरा जो प्रकार है डेविड आशुबेल के अनुसार वो है रटंत। जब एक बालक विषय वस्तु के अर्थ व व्यवहार को वैसा का वैसा रट लेता है और फिर रटे गए व्यवहार के आधार पर अधिगम का प्रदर्शन करता है तो इसे रटंत व्यवहार कहा जाएगा। एक होता है सार्थक व अवबोध ग्रहण। जब एक बालक सबसे पहले समझने का प्रयास करता है और फिर समझे हुए ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार को स्थायी बनाता है तो इसे सार्थक या अवबोध ग्रहण कहा जाता है। लेकिन इनमें से सबसे श्रेष्ठ प्रकार कौन सा होगा, तो इनमें से सबसे श्रेष्ठ प्रकार होगा अन्वेषण। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो इसमें से ये बन सकता है कि डेविड आशुबेल के अनुसार निम्न में से सीखने के जो या ग्रहण करने के जो प्रकार हैं उनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है, ठीक है। चारों याद होंगे तो आराम से अपन निकाल सकते हैं। चौथा प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है, चार ऑप्शन देके कि बताओ निम्न में से अधिगम ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। तो डेविड आशुबेल के अनुसार आपको बताना है सीखने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो है अन्वेषण करना, खोज करते हुए सीखना, ठीक है दोस्तों। अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और बात करते हैं सीखने की अवस्थाओं की। एक बालक जब पढ़ने के लिए आता है तो उस बालक में सदैव सीखने की गति समान नहीं रहती है और वह अलग अलग समय में अपने सीखने की मात्रा व गति में विभिन्नता प्रकट करता है। इसके अनुसार निम्न अवस्थाएं बन जाती है। यानी कि जब भी बालक क्लास में आता है तो आपने देखा होगा प्रारंभिक जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े से टफ लगाए जाते हैं, है ना। और जैसे जैसे शाम ढलती जाती है, जैसे जैसे दिन पूरा होता जाता है उनका, तो वैसे वैसे सरल सब्जेक्ट आने लगते हैं। तो बोरिंग सब्जेक्ट उनको पहले लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग में अगर बोरिंग सब्जेक्ट ले लेंगे तो आने वाले जो सब्जेक्ट हैं उनमें उसकी जो रुचि है वो कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो सीखने की जो अवस्थाएं हैं उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था की हम बात करें तो इस अवस्था के समय बालक अत्यधिक ऊर्जावान और स्फूर्तिवान होता है, इसलिए सीखने की गति व मात्रा सर्वाधिक होती है प्रारंभिक अवस्था में जब वो विद्यालय में आता है। मध्य अवस्था, सीखते सीखते कुछ समय बाद बालक में आलस्य, थकान, सिर दर्द आदि होने लग जाते हैं, जिसके कारण उसका सीखना मंद हो जाता है, थोड़ा सा मंदा पड़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा स्कूलों में जो जैसे ही मध्य अवस्था आती है तो थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है, रेस्ट होती है ना बीच में, वो इसी वजह से दी जाती है। और तीसरी जो अवस्था आती है वो आती है अंतिम अवस्था। सीखते सीखते बालक में एक ऐसी चरम सीमा आ जाती है कि बालक का सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है। ये होती है उसकी अंतिम अवस्था और इसी को देखते हुए लगभग 6 घंटे के बाद में उनकी छुट्टी का जो है प्रावधान किया गया है। जॉन डीवी, गेट्स, थॉर्नडाइक व अन्य विद्वानों के अनुसार जब बालक सीखता है तो प्रारंभ में तीव्र गति से, मध्य में मंद गति से और फिर अंत में उसके सीखने की मात्रा न्यून होती चली जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो कंडीशन है ये सार्वभौमिक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ये सभी बच्चों पे अप्लाई नहीं होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले पीरियड में ही थकान महसूस करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे आपने देखा होगा ऐसे होते हैं जो लास्ट पीरियड तक भी एक्टिविटी को अपने आप को एक्टिव रखते हैं। तो ये सभी जगह लागू नहीं होती, यानी कि ये जो प्रक्रियाएं हैं तीनों ये सार्वभौमिक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, हम इनकी बात करते हैं। देखिए
सीखने की अवस्थाएं होती हैं। ए ऑप्शन सार्वभौमिक, बी ऑप्शन असार्वभौमिक, सी ऑप्शन कभी कभी सार्वभौमिक, या डी ऑप्शन कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों एक बात को ध्यान रखना है, सीखने की अवस्थाएं कितनी होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रारंभिक अवस्थाएं, मध्य अवस्था और अंतिम अवस्था, जो कि सभी जगह सार्वभौमिक नहीं होती है, सभी बच्चों पे लागू नहीं होती हैं, अतः ये असार्वभौमिक होती हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में हम अधिगम के पठार पढ़ेंगे, और अधिगम के पठार जितने भी हैं या अधिगम के जितने भी प्रकार के वक्र हैं, 4 प्रकार के अधिगम वक्र हैं, उन सबको हम विद डायग्राम से पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इसके लिए देखना पड़ेगा आपको अगला पार्ट। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।